भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फिर उस समय बिहार का क्या योगदान रहा था, उससे संबंधित आपको प्रश्न तक लगता है रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, है ना, और मैथ के क्वेश्चन कम रहेंगे। 60 डेज में आपको करना है सब कुछ, ठीक है। अगर 3 घंटा आप मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं तो 3 घंटा जनरल स्टडीज को भी दीजिए, क्योंकि 2 प्रैक्टिस सेट आपको लिए नेसेसरी है, क्योंकि यही आपको रिजल्ट दिलवाएगा। जय हिंद साथियों, मैं ऐसा नवीन कुमार। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बीपीएससी एडीओ के 60 डेज का मैं पूरा स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। अब लगभग आप लोगों को यानी कि 60 दिन के लिए रणनीति बनाना चाहिए। वैसे एग्जाम होने वाला है आपको 14 से 21 अप्रैल में होने वाला है, लेकिन अब 60 दिन में आपको क्या करना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इस 60 दिन की अवधि में आप किस तरह से पढ़ेंगे कि एडीओ का एग्जाम 100% निकले। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुल 935 पद हैं और ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है अपने आप में, और बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है और लेवल 5 का भी है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं। और इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार दरोगा में भी दिए होंगे और एडीओ की भी भरे, यानी दोनों कॉमन स्टूडेंट हैं और सिलेबस भी मिलता जुलता है। इसमें मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है और जीके जीएस का भी उतना ही रोल है, तो यानी कि 50-50% है। आप समझ पा रहे हैं। तो मैं आज पूरा स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, 60 डेज का प्लान, और वो उस स्ट्रेटजी के साथ आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मैं आज बताने वाला हूं, आप लोग देख पा रहे हैं ये 60 डेज का प्लान है, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी, उस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं कैसे पढ़ेंगे, आपको सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करना चाहिए उस रूप में आपको पूरा ढलना है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके क्या है एग्जाम की प्रकृति, वो बताना बहुत ज़रूरी है। आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगा, और ये जो है बीपीएससी के द्वारा ही जारी किया गया है, यानी कि इसमें जो है परीक्षा भाषा भाग 1 में जो होने वाला है इसका समान अंग्रेजी होगा और समान हिंदी। समान अंग्रेजी होंगे 30 अंक के होंगे और समान हिंदी होंगे वो 70 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि इसमें पास होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिनिमम यानी 30 आपको कितना नंबर लाने हैं, तो 30% आपको नंबर दोनों में लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इतना नंबर नहीं लाते हैं तो आपको जो सेकंड पेपर जो मेरिट आपको डिसाइड करने वाला है तो आपको चेक भी नहीं किया जाएगा। तो आपको मिनिमम नंबर है हिंदी इंग्लिश में जो है लाना पड़ेगा। फिर है इसमें दोस्तों समान अध्ययन है और समान योग्यता है, यानी कि समान अध्ययन आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है, वो भी 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 100 क्वेश्चन होंगे और अवधि होंगे 2 घंटे की, और इसमें भी कुल अंक 100 होंगे, ठीक ना। यानी कि समान अध्ययन में आपको प्रश्नों की संख्या 100, 2 घंटा समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या अंक भी होंगे 100, तो 2-2 घंटे की सभी हैं, सभी हैं 100 अंक, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे, इतना आपको याद रखना है। फिर है समान योग्यता, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी क्या है, आपको प्रश्नों की संख्या 100 होने वाले हैं और ये भी 2 घंटे के होंगे, ठीक है, और 100 अंक होंगे, 100 क्वेश्चन 100 अंक के होने वाले हैं। फिर मैं आपको कुछ बताने वाले हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, वो पाठ्यक्रम का भी डिस्कशन कर लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के सामने, और क्या पूछने वाले हैं वो सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक एक वर्ड को आपको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का होता क्या है ना, उसको सिलेबस ही पता नहीं रहता कि क्या करना है। अगर आपको सिलेबस पता नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे, मतलब आप गलत डायरेक्शन में पढ़ो। गलत डायरेक्शन में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे बिहार में दर्जनों एग्जाम क्रैक करने का एक बिहार और सेंट्रल का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, ऐसे नहीं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोग उस बात को पालन करेंगे, यानी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सिलेबस जान पाओगे अच्छे से, उसको एक एक वर्ड को आप एनालाइज करना चाहिए, भाई क्या है, क्योंकि आयोग ने जारी किया, ऐसे ही नहीं जारी किया है, तो आपको समझना पड़ेगा उसको। तो मैं बताना चाहता हूँ पहले कि सामान्य भाषा में आपको है समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी, यानी कि भाषा संबंधी जो हल्का फुल्का नॉलेज है वो होना चाहिए, और इसके लिए ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है, वो आपके 10th स्टैंडर्ड की ही पूछे जाते हैं, यानी कि उतना भी हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। मैंने भी दिया है, जैसे कि बिहार असाइनमेंट्स में मैंने दिया था, तो उसमें भी हमको पता है, और उसके बाद बीपीएससी में भी मैंने दिया है, तो वो भी आसान ही होते हैं, आप आराम से पास कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं है, आप 10-15 मिनट भी डेली आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, अपना में काम आपको बन जाएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं हड़बड़ाना है। मेन है आपको जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड, है ना, ये आपको रोल प्ले करने वाला है एग्जाम में। तो आपको समान अध्ययन में क्या पूछने वाला है, इसमें एक एक वर्ड को आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि
आप सामान्य अध्ययन के लिए फिर मैथ रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे, यानी कि बुक लिस्ट के बारे में भी बता दूंगा। इससे पहले भी मैंने बिहार दरोगा के लिए बुक लिस्ट में जारी किया था, बताया था। लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए मैं पहले समान अध्ययन के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें समान विज्ञान पूछेंगे, फिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सब समान विज्ञान तो पूछेंगे। फिर करंट अफेयर से संबंधित, यानी लगभग 1 साल का आपको करंट अफेयर्स देखना चाहिए। फिर है भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। भारत की इतिहास तो देखना ही है, फिर बिहार की इतिहास भी आपको देखना पड़ेगा। फिर है सामान्य भूगोल, फिर है बिहार के प्रमुख प्रभाग, भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, यानी कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में और बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। फिर भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, यानी कि इसमें है फिर पॉलिटी है और यानी कि फिर आर्थिक व्यवस्था है। फिर आज़ादी के पश्चात है बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। ठीक है, आज़ादी के पश्चात जो है बिहार में की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए उससे संबंधित प्रश्न है। फिर है इधर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, है ना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में फिर उसमें बिहार का क्या योगदान रहा था उससे संबंधित आपको प्रश्न, यानी कि सामान्य अध्ययन में मोटा मोटी आपको बता दिया गया है कि यहाँ से आपको इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये एक तरह से शॉर्ट रूप में बताया जाता है ना। इतना ही पे आपको नहीं रहना है, यानी कि जनरल स्टडीज में आपको पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना। यानी कह सकते हैं कि उसमें मास्टरी हासिल होना चाहिए, तभी आपको कुछ कर पाएंगे। फिर है आपको सामान्य योग्यता, यानी जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड मैथ में और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको रहेंगे, है ना। तो मैथ और रीजनिंग इससे 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी तक तो एईडीओ का कभी एग्जाम नहीं हुआ है, बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, है ना, और मैथ के क्वेश्चन कम रहेंगे। और वो भी आपको 100 क्वेश्चन है, 100 अंक के होंगे, वो भी 2 घंटा समय दिया गया है। तो भाई समय, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर गड़बड़ होगा, है ना। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि समान योग्यता में क्या क्या है। इसमें संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न है, यानी कि संख्या पद्धति होंगे, फिर पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होंगे, फिर दशमलव और भिन्न होंगे, फिर संख्याओं के बीच परस्पर संबंध होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन, फिर मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, फिर परसेंटेज से रहेंगे, फिर अनुपात तथा समानुपात के क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपको औसत से रहेंगे, फिर ब्याज से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन रहेंगे। फिर है रीजनिंग का सदृशता है, समानता एवं भिन्नता से संबंधित, फिर स्थान कल्पना से है, फिर स्थान अभिविन्यास, ये सभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे जो बीपीएससी के द्वारा लागू किया गया, ठीक है, दिया गया है। समस्या समाधान रहेगा, फिर विश्लेषण है, विश्लेषण से, फिर दृश्य स्मृति है, विभेद अवलोकन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, फिर संबंध अवधारणा है, यानी कि ब्लड रिलेशन कर सकते हो, फिर है अंक गणितीय तर्क शक्ति से संबंधित, फिर शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, है ना, फिर है अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, फिर गैर शाब्दिक श्रृंखला है, फिर कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, यानी कि इतना आपको चैप्टर वगैरह है। इससे संबंधित आपको सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड से रहने वाले हैं। मास्टर प्लान मैंने बताया है कि 60 दिन में इसको करना है, तो कैसे आप करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मानता हूँ कि अब समय कम है, 60 डेज में आपको करना है सब कुछ, ठीक है। तो आपको कैसे करना चाहिए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड इसको आपको बांट करके पढ़ना होगा, है ना। यानी कि 50-50 इसमें दोनों में समय आपको देना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर 3 घंटा आप मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं तो 3 घंटा जनरल स्टडीज को भी दीजिए, क्योंकि दोनों 50-50% है और 100 अंक के दोनों हैं। तो स्किप दोनों को नहीं करना, कोई किसी को नहीं कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका जनरल स्टडीज बहुत अच्छा है तो मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा समय दीजिए, अगर आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है तो जनरल स्टडीज पे समय दीजिए ज़्यादा, ये कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बैलेंस करके चलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है इसमें। तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए भाई, मॉर्निंग में आपको 1 घंटा कम से कम करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, ठीक है। उसमें बिहार जी के भी ऐड कर दीजिएगा, आधा घंटा जो भी है, यानी 1.5 घंटा में। फिर करंट अफेयर्स जो है आपको दोस्तों 1 साल का, यानी कि मार्च 2025 से लेके मार्च 2026 तक आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि एग्जाम आपको अप्रैल में होने वाला है, 14 से 21 अप्रैल तक है, आप लोग को पता भी होगा। तो आपको करंट अफेयर्स 1 साल का करना चाहिए। और फिर इसमें करेंगे कैसे करंट अफेयर्स,
तो लगभग अभी 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना का मैंने प्लान बताया है। तो आप 15-15 दिन के मतलब एक दिन में 15 दिन का जरूर कीजिए, और वो भी वार्षिकांक वाला कीजिएगा, है ना। वार्षिकांक यानी एसपीडी एडिटोरिया दोनों को कर लीजिए, नया नया इफेक्ट आपको मिल जाते हैं, है ना। फिर है आपको बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से क्या करना है, मैंने बताया कि बुक लिस्ट से संबंधित भी बातें बताऊंगा। तो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आपको इम्तियाज अहमद का भी आता है और एडिटोरिया का भी आ रहा है ना। तो मैं बताऊंगा कि मुझे तो दोनों अच्छा लगता है, लेकिन समय कम है, तो मैं बताऊंगा कि एडिटोरिया का कर लीजिए। यानी कि एडिटोरिया का जो सब्जेक्टिव दिया गया है वो पतला सा है, आप आसानी से कर लोगे, यानी कि चाहोगे तो 4-5 दिन में कर लोगे, है ना। अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको तो उसमें पूरा कंप्लीट ही होंगे, सिर्फ रिवीजन करना बाकी हो गया है। और उसका ऑब्जेक्टिव भी आता है तो वो भी कर लेंगे। यानी कि बिहार स्पेशल का मैंने बुक लिस्ट भी बता दिया कि ऐसे से करना है। फिर मैं आता हूँ जनरल स्टडीज पे। जनरल स्टडीज पे आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको कम से कम 3 घंटा डेली देना चाहिए, है ना। 3 घंटा डेली देना चाहिए। और इसमें बुक के बारे में भाई मैंने स्पेशल वीडियो भी बना दिया है, बिहार दरोगा के व्यू से, प्री मेन सभी। तो बुक तो वही है लगभग, लूसेंट क्राउन घटना चक्र कीजिए। और उसके बाद साइंस के लिए, साइंस में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी 2 महीना समय है, तो आप साइंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी 6 से 12th वाला कर लेना चाहिए। आप बोलोगे कि 6 से 12th में सर 11-12th में न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल वाला मैं बताना चाहता हूँ आपको स्मार्ट करना है ना। स्मार्ट कैसे करोगे, यानी न्यूमेरिकल में जो बनाया गया क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम्पल के रूप में बनाया गया है, उसका हो सके तो आंसर तो लिख लेते हैं, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा समझ बुझ के, क्योंकि डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं, तो स्मार्टली पढ़िएगा। साइंस का 6 से 12th करना चाहिए मेरे ख्याल से, वहीं से क्वेश्चन आते भी हूबहू आते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाए तो लूसेंट का आता है समान विज्ञान का, तो वो भी कर सकते हैं। तो इतना कीजिएगा तो आपको जनरल स्टडीज से। और मैं अगला वीडियो अगर आप लोग बताइएगा तो मैं टॉपिक्स भी लाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज से, और मैथ रीजनिंग से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको करना ही चाहिए। तो वो भी मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, लेकिन आप लोग बताइएगा तब, कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल स्टडी पे आपको डेली 3 घंटा देना ही चाहिए। अगर 3 घंटा से कम दोगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जनरल स्टडीज और इसमें जनरल एप्टीट्यूड दोनों का इसमें सेम ही रोल है। तो ये मैंने बताया। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए। मैथ रीजनिंग के लिए आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देने वाली बात है, और यहीं से आपको स्कोर भी गेन करना है। यानी कि मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप 100 क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन में बनाने वाले 90 भी सही कर सकते हैं, 95 भी ला सकते हैं, है ना। तो इतना आपको स्कोर कर सकते हैं जो करने वाले होंगे। तो आप लोगों को इस पे विशेष रूप से प्रैक्टिस अगर आएगा, कैसे से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि 2 घंटा है, 100 क्वेश्चन डील करना है। तो ये समझ जाना है आपको कि हार्ड क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, आपको दिमाग का सब खेल होगा, है ना। तो इसको समझना है। और मैथ में आपको बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो मैथ में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, यानी कि आप जो ये बोलिएगा कि एसएससी सीजीएल का पूछेगा लेवल रहेगा, वो नहीं होगा, उतना भी नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल मैथ पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहार एसएससी का मैंने भी दिया, मुझे पता है अभी तक कि कैसे मैथ पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है तो नॉर्मल मैथ ही रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और वैसे भी 2 घंटा समय कम है, तो 2 घंटा बहुत ही कम होते हैं भाई। 2 घंटा में आपको मैथ भी बनाना है, रीजनिंग भी बनाना है। अभी तक क्वेश्चन कितना पूछे हैं वो भी आइडिया नहीं है, वैसे एग्जाम नहीं हुआ है एडीओ का, लेकिन मेरा अंदाजा जहाँ तक लगता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होने की उम्मीद है, और साइंस मैथ के क्वेश्चन आपको कम रहेंगे, है ना। तो इसी रेशियो में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैथ के लिए क्या करना चाहिए, कुछ चैप्टर जो है आपको जैसे कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैथ में, जैसे कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, समानुपात है यानी रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है। इन चैप्टर अर्थमेटिक में जो चैप्टर है ये वाला सब कर लेना चाहिए, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित ये क्वेश्चन से सवाल हमेशा आते रहते हैं कोई भी एग्जाम में। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इसको करना चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि लगभग 14-15 चैप्टर हैं जिसको आपको नॉलेज होना ही चाहिए। वैसे सभी चैप्टर पढ़ लेना चाहिए तो बेहतर होता है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो बीपीएससी आयोग ने बताया है कि इसी चैप्टर से रहेंगे, तो वो चैप्टर तो अच्छा से करिए लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैथ में आपको परसेंटेज ऐसा चैप्टर टॉपिक है जो आपको सभी चैप्टर में आपको काम आ सकते हैं, पूरा अर्थमेटिक में काम आने वाले हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी कि मैथ में मेन चैप्टर उसको करना ही है।
अर्थमेटिक में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर आपको एडवांस नहीं पढ़ना है, एडवांस में दिमाग मत खराब कीजिएगा, क्योंकि एडवांस बिहार के एग्जाम में उतना नहीं पूछते हैं, खासकर इसमें नहीं पूछने वाले हैं, इसमें दिया भी नहीं गया है ना। तो मैथ के लिए मैंने बताया कि आर एस अग्रवाल का मैथ आपको करना है। आर एस अग्रवाल का अच्छा मैथ है, उससे कोई प्रैक्टिस भी उसमें अच्छा रहता है। अगर ये नहीं कर सकते हैं, इससे भी बेहतर होता है किरण का एसएससी वाला जो प्रीवियस ईयर है, तो वो भी कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल ले लीजिए या एसएससी किरण वाला, बहुत लोग सीजीएल की तैयारी करते होंगे तो वो जानते भी होंगे, तो वो भी अच्छे हैं दोनों, उसमें टाइप वाइज करके दिया रहता है। तो दोनों में से जो अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अभी कि समय कम है तो आर एस अग्रवाल ही कीजिए, ठीक है। फिर रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें भी तो बेहतर होगा। और इसमें भी अजय चौहान का रीजनिंग का किताब बहुत अच्छा है, आप लोगों को मिल जाएगा मार्केट में, या अरिहंत का, ठीक है। अजय चौहान या अरिहंत का, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिएगा। तो मैंने मैथ के बारे में बताया, रीजनिंग के बारे में बता दिया, फिर 60 डेज का मैंने जनरल स्टडीज के बारे में भी मैंने बता दिया। तो भाई इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इतना तो करना ही है 60 दिनों में, लेकिन सेट प्रैक्टिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो में आप सफलता चाहते हैं, समय कम है, तो आपको सेट प्रैक्टिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि सेट प्रैक्टिस नेसेसरी है, डेली आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिलेबस लगभग आप सभी लोग कंप्लीट कर ले होंगे, लेकिन 60 दिन में अभी भी कुछ आपको बाकी रह गया तो आपको पढ़ना चाहिए। डेली वाइज करके आपको डेली रूटीन करना है कि भाई 10 से 15 दिन में हमको हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज करके आपको डिसाइड कर लेना है ना कि 10 दिन हमको मॉडर्न हिस्ट्री का देना है, फिर बिहार स्पेशल को 10 दिन के लिए देना है। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको डेली जनरल स्टडी में करना चाहिए, और टॉपिक वाइज करके आपको करिए, आपको बेहतर होगा। फिर आपको मैथ रीजनिंग में उसी रेशियो में आपको पढ़ना है कि भाई हमको इतना दिन में, यानी कि 20 डेज में मैथ के यानी कि सभी चैप्टर को हमको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। रीजनिंग को हमको रिवीजन करना है, लेकिन इसी दायरे में आपको रहते हुए आपको प्रैक्टिस सेट भी करना है डेली, आपको ये तो करना ही है, ठीक है। अगर आप पढ़ ले हैं तो इसको रिवीजन के रूप में ही लेंगे और ये करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि यही आपको रिजल्ट दिलवाएगा। मैथ रीजनिंग में बताना चाहता हूं कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन तो आएगा लेकिन आप बनाने के लिए आपको समय नहीं रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी सूरत में मैथ रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस या मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके इसमें रिजल्ट हो पाए। क्योंकि 935 ही सीट है, कितना सीट है? 935 सीट है, तो आपको रिजल्ट भी 935 से आने वाला है, क्योंकि ये एक ही एग्जाम है और आपको अधिकारी बना रहा है बीपीएससी। इससे तोहफा क्या हो सकता है बताइए भाई? एक एग्जाम में आपको अधिकारी बना रहा है, तो इससे बड़ा सपना आपको अधिकारी बनने का आपको बिहार में कभी मौका नहीं मिलेगा। एक यही है एईडीओ, है ना। और एईडीओ में भी कुल यानी कि एईडीओ से 2 साल में बताया गया है कि बीईडीओ आपको बनाएंगे, यानी बीईओ बोला जाता है। और फिर उसके 11 से 17 वर्ष लगभग लगेंगे, हो सकता है 15 वर्ष मोटा मोटी मान ली कि डीईओ बनने में लगने वाले हैं, इतना आपको समय लगेंगे, लेकिन वहां तक सफर जरूर कीजिएगा। तो आप लोग को यही हम बताना चाहता हूं कि आपको मैथ रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यही एक वजह है, यही एक अच्छी मैथ रीजनिंग का स्टडी ऐसा होना चाहिए कि आपको यही सिलेक्शन दिलवा सकता है। और जीके जीएस साथ साथ पढ़ना चाहिए। मैथ रीजनिंग जीके जीएस दोनों में 50-50 का % का योगदान है, यानी कि 100 अंक किससे रहेंगे, 100 अंक किससे, तो दोनों इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है, जीके जीएस मोर टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक। तब मैं ये भी आपको अंतिम में जाते जाते बताना चाहता हूँ कि बिहार दरोगा के एस्पिरेंट और एईडीओ दोनों को कॉमन है, इसमें मुझे पता है कि दोनों कॉमन स्टूडेंट हैं। तो मैथ रीजनिंग इसमें दरोगा में भी मेंस में आने वाले हैं, और जीके जीएस मेंस में दरोगा में भी आने वाले हैं। तो आप लोग बैलेंस थोड़ा सा अप्रोच करके पढ़िएगा, और मैं आपको आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे दरोगा और एईडीओ को एक साथ मतलब मैनेज करेंगे, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं लाऊंगा कि टॉपिक वाइज, यानी क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या टॉपिक्स को अंतिम समय में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।